18 जनवरी को ईदगाह बिलाली में जलसे आम मुनक़िद होगा और उस जलसे आम में लाज़मी तौर पर बड़ी तादाद में आप सबको शिरकत करना है। परमिशन। आदाब नाज़रीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। CAA, NRC और NPR के खिलाफ कायम जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने ऐलान किया है कि 18 जनवरी को ईदगाह बिलाली मासाब टैंक पर CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी जलसेआम मुनक़िद किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि जलसेआम के लिए पुलिस से इजाज़तनामा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मालूम नहीं कि पुलिस उनकी दरख्वास्त को कबूल करेगी या नहीं। उन्होंने बताया कि मिलियन मार्च के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की ख्वाहिश की और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट से 2 मरतबा रब्त पैदा किए जाने पर भी ये बताया गया कि चीफ मिनिस्टर मसरूफ़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NPR, NRC और CAA के ताल्लुक़ से जॉइंट एक्शन कमेटी की जिद्दोजहद बहरहाल मुस्तकिल जारी है और अभी जो फ़ैसला किया गया है वो ये है कि 18 जनवरी को ईदगाह बिलाली में जलसे आम मुनक़िद होगा और उस जलसे आम में लाज़मी तौर पर बड़ी तादाद में आप सबको शिरकत करना है। परमिशन पुलिस को भेजाया जा रहा है। बहरहाल पुलिस समझिए कि इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रही है। मुख्तलिफ़ लोगों का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये जमहूरी आवाज़ को दबाने की एक साजिश है और सियासी तौर पर भी इसमें कुछ सरपरस्तियाँ इस आवाज़ को दबाने के लिए है। और चीफ़ मिनिस्टर साहब को हमने मुलाकात के लिए इस उन्वान पर वक्त मांगा था और ये बात हुकूमत के ज़राए से या चीफ़ मिनिस्टर के ज़राए से कुछ मिनिस्टर्स ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि बल्दिया इलेक्शन के सिलसिले में वो B फॉर्म वगैरह दिए जा रहे हैं और 2 दिन के बाद चीफ़ मिनिस्टर साहब बहरहाल मुलाकात करना चाह रहे हैं। हम जो बात करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट समझिए कि NPR, NRC और CAA के ताल्लुक़ से रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से बात करना चाह रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर और फिर उस पर सोशल मीडिया की तरफ से अखबारात में भी गश्त कर रही हैं कि बाज़ बैंक्स ये लिख रहे हैं कि कोई CAA नहीं इनरोल करेगा या NPR में अपना फॉर्म दाखिल नहीं करेगा तो उसको समझिए ट्रांजैक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैंक अथॉरिटीज़ ये सुन लें और ख़ुद आप भी सुन लें कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम अपना पूरा पैसा बैंकों से निकाल लेंगे, तो फिर देखेंगे कि इस मुल्क की मईशत कहाँ जाती है। यह मुल्क हमको अज़ीज़ है और हम अभी वो ऐलान नहीं करना चाहते कि हम समझिए कि अपना पैसा बैंकों से निकाल लें। और हम अगर पैसा अपना बैंकों से निकाल लेंगे तो कितने बैंक शट डाउन हो जाएंगे और मुल्क की इकॉनमी का क्या हाल होगा वो हुकूमत तय कर ले। और ये जो बातें बैंक की तरफ से कितनी उसमें सदाकत है नहीं मालूम, लेकिन एक सोशल मीडिया में, तेलुगु अखबारात में और उर्दू अखबारात में मुस्तकिल ये बात आ रही है और हम इसका समझिए कि इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कोई बैंक अगर ऐसा करता है तो उस बैंक के ख़िलाफ़ हम समझिए कि दरख्वास्त भी देंगे और उस बैंक के से पूरे पैसे निकालने के लिए हम आम ऐलान करने में पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 1। दूसरी बात, अब इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि रोड पे जो एहतजाज कर रहे हैं वो कुत्ते हैं, उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाएगा, फलां किया जाएगा। तो हमको ये बात सोचने की है कि हम किस मौक़िफ़ में इस मुल्क में ठहरे हुए हैं। हमको एहतजाज के लिए अपने मकानात से रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने आज तिल संक्रांत त्यौहार के पेश नज़र तेलंगाना भवन में पतंगबाजी का मुजाहरा किया। इस मौके पर जुबली हिल के रुकन असम्बली गोपीनाथ, राज्यसभा के रुकन संतोष और दूसरे पार्टी कायदीन भी मौजूद थे।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने तिल संक्रांत के मौके पर नेकलेस रोड पर पतंगबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी के रुकने कानून साज काउंसिल एन रामचंद्र राव और पार्टी के कई कायदीन भी मौजूद थे। नलगुंडा के मौजे मरीगड्ढा में मकामी किसानों ने एक पैंथर को जाल बिछाकर पकड़ लिया। इस कार्रवाई में वो मामूली तौर पर जख्मी भी होगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के वेटरनरी डॉक्टर असदुल्ला की जेर क़यादत एक टीम ने इस पैंथर को हैदराबाद के जू को मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की क्यूरेटर ने जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। संक्रांति का त्यौहार दोनों शहरों में बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आसमान पर हर तरफ पतंगे ही पतंगे नजर आ रही हैं। पुराने शहर के अलावा नए शहर के कई इलाकों में नौजवान पतंगबाजी के मुकाबलों में मसरूफ देखे गए। पतंगों की कीमतों में इजाफे के बावजूद पतंगों, मांझों और चरख खरीदने वालों का स्टॉलों पर हुजूम देखा जा रहा है। गुलदार हाउस और बेगम बाजार शहर में पतंगों की सबसे बड़ी मार्केट बताई जाती है, जहां हम अक़साम के पतंग दस्तियाब होते हैं। इसी दौरान पुलिस ने सड़कों पर पतंगबाजी करने पर पाबंदी आयद कर दी और आवाम से अपील की कि वो छतों से पतंगबाजी के दौरान एहतियात बरतें। पतंगों को लूटने, खासकर बरखी तारों से पतंगे निकालने की कोशिशों से इज्तनाब किया जाए। रियासती वजीर KT रामाराव ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर कल मौके में सियाहत की तरफ से मुनक्किदा काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। रियासती वजीर टूरिज्म V श्रीनिवास गौड़ और दूसरे दावेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान रियासती गवर्नर T सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने पैगामात के जरिए रियासती अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद दी है। फालिज के इलाज के लिए मुल्क भर में मशहूर और ख़दीम तिब्बी दवाखाना शफाखाने निज़ामिया हैदराबाद दक्कन की तारीखी इमारत चार मीनार और मक्का मस्जिद के रूबरू वाक़ है। इसका संख्या बुनियाद 1926 में रखा गया था, जो 1938 में अवामुन्नास के लिए खोल दिया गया। दवाखाना और तिब्बी कॉलेज आसिफ जाह साबिक़ नवाब मीर उस्मान अली खान, वज़ीर-ए-आज़म अकबर हैदरी, वज़ीर मालियात मुस्तईद यारजंग और शाही तबीब अहमद सिद्दीकी की काविशों का नतीजा है। इस दवाखाने में फालिज का बेहतरीन इलाज होता है, जहां मरीज 30 से 40 दिन में शफायाब होते हैं। इलाज और मालिजी की मुफ्त सहूलत है। फालिज के मरीजों के लिए वर्जिश का साजो सामान भी दस्तियाब है। मौसम सरमा में फालिज के मरीजों की तादाद में इजाफा होता है। हुक्मा का कहना है कि फालिज से बचने का वाहिद तरीका हमेशा खुद को गर्म रखना और गर्म कपड़ों में रहना होता है। शफाखाने यूनानी में 180 बेड हैं। मुल्क और बैरून मुल्क के मरीज भी इस दवाखाने से रुजू होते हैं। दवाखाने तिब्बी निज़ामिया की तज़ीनुलों का काम भी जारी है और हुकूमत ने इसके लिए काफ़ी रकम भी जारी की। आउट पेशेंट से रोज़ाना 2000 अफराद मुख्तलिफ अमराज के इलाज और मालजी के लिए रुजू होते हैं। डॉक्टर हैदर यमानी, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन। मैं बहैसियत मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, जिसको सदर शिफाखाना भी कहा जाता है, ये निज़ाम के ज़माने में इसकी बुनियाद डाली गई तकरीबन 1926 में और 1938 में दवाखानों को शुरू किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया। आज इस कॉलेज में
75 जाम निज़ाम नदी के इस पार यानी ओल्ड सिटी में ये निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल कायम किया, ताकि यहाँ के जो गरीब लोग हैं बिला मज़हब व मिल्लत इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये यूनानी दवाखाना कायम किया गया, तो उसमें कुछ एलोपैथिक के भी ज़रूरी जो डिपार्टमेंट थे रखे गए, जिसमें गायनिक डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, डेंटल डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पर बहुत सारे सर्जरीज़ भी होते हैं और जो पैदाइश के जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के वाक़यात आते हैं। बहुत ज़्यादा गायनिक का जो डिपार्टमेंट है मशहूर व मारूफ़ है। इसके अलावा दवाखाने की जो स्ट्रेंथ है 180 बेड की है और इसमें फालिज का एक ख़ास तौर पे यहाँ पर इलाज किया जाता है। तमाम रियासतों से, दूसरी रियासतों से भी लोग आते हैं। हिंदुस्तान बल्कि एशिया में यूनानी का सबसे बड़ा दवाखाना माना जाता है और यहाँ पर फालिज के लिए दवाएँ भी मुफ्त दी जाती हैं। माहिरीन अतिब्बा यहाँ मौजूद हैं जो उस ज़माने के हैं। इसमें एक उसूल इलाज के तौर पर किया जाता है, जो शानदे दिए जाते हैं, तरीक़े इलाज उसका है और बहुत ज़्यादा यहाँ से रिस्पांस आता है। और रोज़ाना का यहाँ का ओपी पे जो पेशेंट हमारे पास हैदराबाद से, बुराने शहर से, बल्कि रियासत के मुख्तलिफ़ मुकामात से यहाँ पहुँचते हैं, जिसकी तादाद 1000 से 2000 है, जो एक रिकॉर्ड है जो हिंदुस्तान के किसी भी यूनानी दवाखाने में सबसे ज़्यादा मरजुए का दवाखाना माना जाता है। यहाँ पर माहिरीन भी हैं और बेहतरीन दवाएं भी दी जाती हैं। अब ये हुकूमत के अंडर में ये दवाखाना चलाया जाता है। हुकूमत सारी दवाएं और डॉक्टरों को यहाँ पर मामूर करती है और बहुत सारे लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी यूनानी में 5 सब्जेक्ट के तहत चलाए जा रहे हैं, जिसमें 36 पीजी स्कॉलर्स हर साल यहाँ इनटेक कैपेसिटी है। ये पहले यूनाइटेड आंध्र प्रदेश रहने तक NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी से मरबूत था। अब इसका इल्हाक़ KNR यूनिवर्सिटी वरंगल से हुआ है। ये बहुत ही स्मूथ तरीके से चलाया जा रहा है। और इरशाद सर और बारकस के हकीम साहब थे, अहमद सिद्दीकी साहब और बाब साहब थे, इन तमाम ने मिलकर निज़ाम सरकार से बात की। निज़ाम सरकार ने जो हिंदू मुस्लिम को दो आँख समझते थे, उन्होंने 1926 में इसके बुनियाद डाली। 1938 में ये दवाखाना स्टार्ट हुआ। आज 180 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ पे फालिज का इलाज ना सिर्फ तेलंगाना रियासत बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से ममालिक के लोग भी आकर कराते हैं और मुस्तफ़ीद होकर सेहतियाब होकर जाते हैं। हम आज यहाँ पर ठहरे हैं, आपके सामने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को भी बता दिए हैं और हमारे निज़ाम सरकार की खिदमात को आपके सामने बताए हैं। और अब इस दवाखाने को बड़े बड़े डिजिटल जो है मशीना, इन तमाम के लिए बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब और चारमीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और इन दवाखाने को और तरक्की के लिए जो है यहाँ पर सामान मंगाकर आवाम की खिदमत के लिए और जो है मसला हल कर रहे हैं। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के TN रामाराव ने आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के कैलेंडर 2020 जारी किया। इस मौके पर
वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और हैदराबाद के मेयर पी राम मोहन भी मौजूद थे। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज भैंसे के फसादात में जख्मी मौजन शफीक कुरैशी उर्फ मोहिउद्दीन से मुलाकात की, जो निजामाबाद के सरकारी दवाखाने में जेर इलाज हैं। उनके हमरा मलकपेट के कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी और दूसरे भी मौजूद थे। इसी दौरान मालूम हुआ है कि भैंसे में हालात इस्तराब आमेज हैं। पुलिस ने फिरकावाना फसादात के सिलसिले में 25 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया है। पुलिस के आलादार भैंसे में ही कैंप किए हुए हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनआरसी और एनपीआर का सर्टिफिकेट बैंक के खातेदारों के लिए लाजमी करार दिए जाने से मुतालिक वजाहत की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रैन बाजार के ब्रांच ने एक प्रेस नोट में बताया कि नो योर कस्टमर के लिए आरबीआई ने जो दस्तावेजात को लाजमी करार दिया है वही काबिल कबूल होंगे। सोशल मीडिया में तेलुगु अखबार में शायदशुदा इश्तिहार के वायरल हो जाने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे बैंकों के खातेदारों में भी बेचैनी पैदा हो गई थी। बल्दी इंतखाब में पार्टी टिकट न मिलने से मायूस टीआरएस के लीडर विजय ने खुद पर केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बचा लिया। बताया जाता है कि विजय ने वार्ड 14 के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था और तवक्को की थी कि टीआरएस पार्टी उसे बी फार्म देगी। बी फार्म न मिलने पर वो मायूसी के आलम में अम्बेडकर जंक्शन पहुंचकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली एन इंदसन रेड्डी ने टीआरएस और मजलिस पर बल्दी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों को हिरासा करने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंदसन रेड्डी ने, जो बीजेपी की कौमी आमिला के रुकन भी हैं, कहा कि बाज़ मकामात पर बीजेपी उम्मीदवारों को मुकाबले से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में शिकायत भी की गई, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लगता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन रियासती हुकूमत के इशारों पर काम कर रहा है। इंदसन रेड्डी ने भैंसे में हुए फसादात पर तशवीश का इजहार किया और इसके लिए टीआरएस और मजलिस को जिम्मेदार करार दिया। टीआरएस एमआईएम दोनों मिलके एमआईएम के नाम से उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं को विड्रा कराने के लिए कोशिश कर रहे। अगर नहीं सुने तो उनके घरों को ऊपर जाना, उनको धमकी देना, उनके प्रॉपर्टीज को जलाना, उनके प्रॉपर्टीज स्कूटर्स ऐसे प्रॉपर्टीज को जलाना, ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में चल रहा है। 48 आवर्स होने के बाद भी उधर एक्शन नहीं करे हैं। संडे को रात में 10 बजे शुरू हुआ तो कल शाम तक घर चलाना वो चलते कर्फ्यू रखे हैं। अभी उधर इंटरनेट बंद करे, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमारे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए उधर के वर्कर महाराष्ट्र के बॉर्डर को जाके उधर से फोन करना पड़ा है। तो ये सिचुएशन उधर है। इसमें 48 आवर्स पूरा हो रहे, 2 दिन पूरा हो रहे, फिर भी अभी तक सीएम का एक स्टेटमेंट भी नहीं आया। कम से कम होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं आया, डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं आया। अब ये उधर के पुलिस भी वैसे ही एक्शन कर रहे जैसा केसीआर उनके अंडर में जो केसीआर इंस्ट्रक्शन दे रहा उसके हिसाब से उधर चल रहा। ये हमारा भावना है, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टीज, हमारे वर्करों का प्रॉपर्टी जला दिए, फिर भी हमारे वर्करों को ही ये फिर अरेस्ट करें। ये इतना बुरी हालत पहले कभी नहीं। तो अभी ये टीआरएस एमआईएम पार्टी दोनों मिलके ये काम करा रहे। टीआरएस को वोट दिया तो एमआईएम स्ट्रेंथन होगा। एमआईएम स्ट्रेंथन होने से ये देश के इंटीग्रिटी को ये धोखा होगा। ये तेलुगु में
कुछ बोलते हैं, ये हमारा ये है। थैंक यू। दिशा का जो इंसिडेंट है इसको भारतीय जनता पार्टी खड़ी इसमें से कंडेम करती है। बीजेपी का ये स्ट्रेंथन होने का डर बहुत हो गया। अभी अगले इलेक्शंस में बीजेपी का स्ट्रेंथ बड़ा हो गया तो उनके प्रॉब्लम होगा। इसीलिए चंद्रशेखर राव ने उनके एमएलए मंत्रियों को ये बोले कि किसी हालत में बीजेपी को विड्रॉ नहीं करना है, उनको कैसे भी करके बेवकूफ का उनको विड्रॉ कराना, ये काम बोले हैं। तो वो उसी तरह से हमारे परसों खम्मम में, कल नलगोंडा में, आज वरंगल में, ऐसे बहुत से जगह हमारे वर्करों को जबरदस्ती जाके लेके जाके उनको पहले कुछ तो भी करके पैसे वगैरह दे के ये करना है। अगर नहीं सुने तो डराना है, अगर वैसे भी नहीं सुने तो घरों को जाके घर के फैमिली मेंबर्स को डरा के उनको विड्रॉ करा रहे। ऐसे आज परकाल में, वरंगल डिस्ट्रिक्ट परकाल में जो विड्रॉ फोर्सफुली विड्रॉ कराए हैं उन्होंने जाके पुलिस को भी कंप्लेंट करे और हमारे लोग वो इलेक्शन का ऑब्जर्वर को भी कंप्लेंट करे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन कुछ भी एक्शन नहीं ले। इलेक्शन अभी एक उनका पावर जो है वो यूज नहीं कर रहे, उनका पावर पूरा गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर दिए। तो अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो जैसे ग्राम पंचायत के इलेक्शन के टाइम पे अगर ग्राम पंचायत सरपंच के लिए कोई ऑप्शन लगा के यूनानिमस करने के लिए कोशिश करे तो उनके ऊपर एक्शन भी लिए थे, केस भी रखेगी। वैसे ही अभी वो इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटीज प्रिजर्व करने के लिए, उसका स्टेटस वैसे ही रखने के लिए ये केसेस थे, इसमें एक्शन लेना ये हमारा डिमांड है। सिया कानून, CAA, NRC और NPR के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा तालिबात का एहतजाज आज 7वें दिन में दाखिल हो गया। चारमीनार में वाक़ इस कॉलेज के तलबा रोज़ाना कॉलेज के औकात में ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि CAA गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। मुल्क के दस्तूर में मज़हब की बुनियाद पर अवाम में तफरीक पैदा नहीं की जा सकती। नाम जुबैर आलम है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट निज़ामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज। हम लोग यहाँ पर तकरीबन 8 दिन से यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि तमाम मेडिकोस हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले लोग हैं। हम ये गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप जो लॉस लाए हैं इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। मुझे बताइए, आप जो चीज़ कानून के ख़िलाफ़ हो ऐसे लॉस को आप कैसे ला सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये लॉ इर्रेशनल लॉ है। इर्रेशनल इसलिए है कि आप तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तो हमारे लिए थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट करता है, हमेशा हमला करने की कोशिश करता है। तो मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ अमित शाह से, मोदी से, कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान से हमला होने की साजिश होती है, तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप रेफ्यूजीज़ को बुलाएंगे तो क्या ये इसमें टेररिस्ट शामिल नहीं हो सकते? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसे बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपके पास तो ढेर सारे काम बाकी हैं। आपका GDP 2.5% हो चुका है। आपका हेल्थ सेक्टर इतना ख़राब हो चुका है कि लोगों को बेसिक सुरक्षा नहीं है। आपके पास यहाँ पे लोगों को रहने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है। तो आप ऐसे लॉस ला कर क्या बताना चाहते हैं? वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ लॉस। वी नीड एजुकेशन सेक्टर। वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, इन हेल्थ केयर, इन बेसिक सुरक्षा। वुमेंस को सेफ्टी नहीं है। निर्भया का केस आज तक सॉल्व नहीं किया गया। आप चाहते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को बुलाना चाहते हैं। अरे ऐसा देश जिसमें कुछ देश वालों को खाने के लिए आप मेहमान को बुलाना चाहते हैं, बहुत ही इर्रेशनल और अहमकाना बात है। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये कहते हैं कि NRC अलग है और CAA अलग है। आप पहले फिक्स हो जाइए कि अमित शाह कुछ एक बोलते हैं, गृह मंत्री कुछ एक बोलते हैं, प्रकाश जावड़ेकर कुछ एक बोलते हैं। तो आप पहले अपने आप में समझा लीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। और आप NPR लाए हैं, NPR की क्या ज़रूरत पड़ी आपको?
सेंसस पहले से होते आए हैं, 1948 से होते आए हैं, वो लाइए आप। ये न्यू लॉ क्यों लाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, वी आर रैशनल पीपल्स हियर, हम जानते हैं कि NPR इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC, एंड NRC इन कॉम्बिनेशन विद CAA इज़ डेंजरस एंड एनहिलेटिंग। ये जो है देश को तोड़ने वाला है। और हम यहाँ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं, ये डॉक्टर्स, ये रैशनल, हमारा ये जो एप्रॉन है ये अमन की निशानी है। इस बात से हम ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि देश में अमन बाकी रहे। वी डोंट वांट डिक्टेटरशिप, वी आर हैप्पी इन गांधीज मुल्क। हम गांधी के मुल्क में खुश हैं, हमें गोडसे का मुल्क नहीं चाहिए। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगे में 3 कलर हैं, हम जाफरानियत को, एक झंडे को यहाँ पर नहीं बनने देंगे। हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन में लोगों को आगे बढ़ाइए। कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? और हम यहाँ पे दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट से भी ये ख्वाहिश करते हैं कि आप भी बाहर निकलिए, हमारे साथ ज्वाइन हुई है, हम ये आवाज़ को उठाएंगे, सब मिलकर ये आवाज़ को उठाएंगे। हमें आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के वकील महमूद पराचा ने कहा है कि उनके मौक्किल को गुज़श्ता साल दिल्ली के दरियागंज इलाके में CAA के खिलाफ एहतजाज के सिलसिले में बिना किसी सबूत के जेल को भेज दिया गया है। दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में चंद्रशेखर आजाद की दरखास्त जमानत पर बहस करते हुए महमूद पराचा ने ये बात बताई। उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर इल्जाम आयद किया कि वो दिल्ली पुलिस की हिमा पर इस मसले को फिरकावाराना रंग दे रहे हैं। अदालत ने आजाद की जमानत से मुतालिक अपना फैसला कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। बहस के दौरान एडिशनल सेशन जज कामनी लू ने कहा कि अवाम कहीं भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद को 21 दिसंबर को जामे मस्जिद के पास जुलूस निकालने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भय अस्मत रेजी के 4 सजायाफ्ता मुजरिमीन के मंजमला 2 मुजरिमीन 26 साला विनय शर्मा और 32 साला मुकेश कुमार की क्यूरेटिव दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस SV रमना की ज़ेर क़यादत डिवीजन बेंच ने अपने चैम्बर में इस दरखास्त की समाअत की और कहा कि यह दरखास्त समाअत के काबिल नहीं है। सजाए मौत को रोकने की दरखास्तों को भी मुस्तरद कर दिया गया। याद रहे कि दिल्ली की अदालत ने इन चारों मुजरिमीन को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी देने का फरमान जारी किया था। दूसरे 2 मुजरिमीन 31 साला अक्षय कुमार और 25 साला पवन गुप्ता हैं। अमरीकी तहकीककारों ने एक अहम इंकशाफ किया है जिसमें बताया गया है कि 9/11 वाक़े में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन वर्करों ने राहतकारी और मलबे की साफ सफाई का काम अंजाम दिया था उनमें से अक्सरियत लिकोमिया जैसे मर्ज का शिकार हो रही है। बाद में कैंसर और थायराइड जैसे अमराज भी पाए गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए धमाके के बाद तकरीबन 50,000 वर्करों ने साफ सफाई का काम अंजाम दिया था जो कि तकरीबन 8 महीने तक जारी रहा। इनमें से अक्सरियत धूल गर्द और मलबे की रास्त जद में आ गई थी। न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई हॉस्पिटल के डॉक्टर सुसन टाइटलबाम ने बताया कि तज्जिए और तजुर्बे से मालूम होता है कि ये वर्कर्स कैंसर और ल्यूकेमिया से मुतासिर हो रहे हैं। याद रहे कि 9 सितंबर 2011 को हुए वाक़े में 3,000 अफराद हलाक हो गए थे।